नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। सम्मानित अध्यक्ष इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षेप में INO कहते हैं, शुभचिंतक अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद एवं इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, जिसको संक्षेप में INPA कहते हैं। ईश्वर की प्रेरणा से गुरुओं के आदेश से मुझे ये आदेश मिला है कि प्राकृतिक चिकित्सकों के अल्प ज्ञान को अखंड ज्ञान में परिवर्तित किया जाए, महाज्ञान में परिवर्तित किया जाए। वर्तमान काल में अन्य पद्धतियों ने बाहरी विकास बहुत किया है। उनके आवश्यक बाहरी विकास को हमें जानना होगा और अपनी प्राकृतिक चिकित्सा की गहराई को समझना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 अटल सिद्धांत हैं। उसमें मैंने 10 सिद्धांत और संशोधित करके, मॉडिफाइड करके जोड़े हैं। जो मेरी पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे पूरी हो गई है, 2-4 दिन में जाने वाली है, 600 पृष्ठों की है। उसमें मैंने ये नए 10 सिद्धांत भी वर्णित किए हैं। ये पुस्तक आने के बाद ऑनलाइन मैं डाल दूंगा, 600 पृष्ठ की होगी। इसमें मैंने लिखा है कि जो वर्तमान युग में प्राकृतिक चिकित्सा के इन 20 सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं को नहीं समझेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आहार को नहीं समझेंगे, वो आज नहीं तो कल किसी न किसी 2, 4, 6 असाध्य रोगों के शिकार हो जाएंगे। और जब इन रोगों की औषधि विज्ञान द्वारा इलाज करेंगे, रोग कुछ समय के लिए भले ठीक हो जाए, अंत में उनको निराशा ही हाथ लगेगी। और जो वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों की तामसी व्यापारीकरण है, इसमें प्रायः इलाज करने वाला के घर के बर्तन भी बिक जाते हैं और वह आदमी गरीबी के जीवन में चला जाता है, फिर अंधविश्वास में फंस जाता है कि मेरा मंगल टेढ़ा है, कि राहु टेढ़ा है, कि केतु टेढ़ा है, कि सूर्य टेढ़ा है, कि शुक्र डूबा है। फिर जो रहा सहा जो बचता है वो इन पूजा पाठ में भी बर्बाद हो जाता है। ये मैं लोगों के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ। आज से 52 साल पहले मैं इस प्रकार की घटनाओं से गुजर चुका हूँ।
उसमें मैंने साफ लिखा है ज्वर, जुखाम, दस्त, खांसी प्रारंभिक, खाज खुजली, ये जो 5 एक्यूट डिजीज हैं जो वास्तव में प्राकृतिक रोगों के विकार की प्राकृतिक निष्कासन क्रिया है, इनको दवा द्वारा दबाएंगे और बार बार दबाते रहेंगे, एक दिन इनवैलिड हो जाएंगे, यानी उनका स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। और जो इन रोगों को दबाएंगे, शांत करना अलग चीज है। दूध उबल रहा है, आग नहीं बंद कर रहे हैं, बर्तन को अलग नहीं रख रहे हैं, बस छींटे मारे जा रहे हैं ठंडे पानी से। दिन भर छींटा मारते रहो, दूध में पानी बढ़ जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी, दूध पीने लायक नहीं रहेगा। बुद्धिमान लोग गैस बंद कर देते हैं, कारण बंद कर देते हैं, या उसको उठा के अलग कर देते हैं। ऐसे ही बीमारियों को बार बार दबाएंगे, बार बार दबाएंगे, अंत में नाना प्रकार के गठिया, लीवर डैमेज, स्प्लीन डैमेज, पैंक्रियाज डैमेज, हार्ट डैमेज, लंग्स डैमेज, ब्रेन डैमेज, मन टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, आत्मशक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से बर्बाद नहीं होना चाहते, शरीर को नष्ट नहीं करना चाहते, घातक रोगों के शिकार नहीं होना चाहते, अल्पायु में संसार नहीं छोड़ना चाहते, तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा समझनी पड़ेगी। प्राकृतिक चिकित्सा समझने के लिए ये पुस्तक प्राकृतिक आयुर्विज्ञान, ये किताब बहुत अच्छी है। इस किताब के कई पार्ट हैं। प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत, प्राकृतिक दर्शन, प्राकृतिक भोजन, एक एक रोगों की कैसे प्राकृतिक चिकित्सा करें। सौभाग्य कि हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर के ब्रह्मलीन गंगा प्रसाद गौड़ नाहर ने ये पुस्तक आज से लगभग 60-65 वर्ष पहले लिखी थी। धन्वंतरी अलीगढ़ वाले ने इसको अपने विसांग में छापा था। मेरे परिवार में, घर में ये पत्रिका आती थी और इसको मुझे देखने का सौभाग्य मिला, पढ़ा नहीं था। ये किताब घर घर में जानी चाहिए। मैं अपने प्रिय अनुज डॉक्टर राकेश जिंदल, मोदी नगर वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने धन्वंतरी वालों से इस पुस्तक को खरीद लिया और छपवाया और जन जन में पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम किया। यद्यपि इस पुस्तक की पैरेलल अन्य पुस्तकें भी आ गई हैं। डॉक्टर ब्रजभूषण गोयल की प्राकृतिक योग एवं प्राकृतिक विज्ञान, डॉक्टर गौरशंकर मिश्रा की भी किताब आ गई है, प्राकृतिक चिकित्सा सागर। ऐसे अनेक लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है, लेकिन ये पुस्तक बड़ी ओरिजिनल है। इस पुस्तक को अगर आप ध्यान से पढ़ जाएं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि प्राकृतिक चिकित्सा के बिना अब आप ना रोग मुक्त हो सकते हैं, ना स्वस्थ रह सकते हैं, ना आप गरीबी मिटा सकते हैं। जब व्यक्ति बीमार होता है
जब चिकित्सक कहता है कि 2.5 लाख, 10 लाख, 5 लाख खर्च होगा, तब आदमी मजबूरी में न चाहे करके भी शिष्टाचार योग में फंस जाता है, लिफाफा योग में फंस जाता है, अनैतिक तरीके से धन उपार्जन में उसकी मजबूरी हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर गांधी जी की बात मान ली जाती, बहुत कम लोगों को मालूम है, इस देश की आज़ादी में प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा योगदान है। न गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा सीखते, न वो कब्ज मुक्त होते, और न वो आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्र प्रेमियों को एक माला में पिरो पाते। ये अलग बात है, उस माला में कुछ शांत प्रकृति के लोग अहिंसात्मक आंदोलन किया और उत्तेजक लोगों ने हिंसात्मक प्रयोग किया। गांधी जी के योगदान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कम से कम उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। उसी माला में सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर आदि जैसे क्रांतिकारी हुए। ये सच है कि इन क्रांतिकारियों की वजह से भी अंग्रेज घबरा के चले गए। प्राकृतिक चिकित्सा न जानते तो गांधी जी कब्ज से, गैस से, एसिडिटी से परेशान होकर के दवा खाते खाते, गांधी जी बहुत होशियार थे। प्राकृतिक चिकित्सा उपवास विज्ञान जानते थे, अंग्रेजों को डरवाने के लिए उपवास पर चले जाते थे। और बेचारे जानते नहीं थे कि इनको कला मालूम है। तो इस पुस्तक में ये बात समझने की है, और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि अगर पटेल जी न होते, इनकी बड़ी भारी मूर्ति गुजरात में लगाई गई है, मैं वहाँ देखने गया, अगर वो न होते तो ये देश एक नहीं होता। 600 रियासतें थीं, सबके अपने अपने नीत, अपने अपने घपले टपले थे। पटेल जी ने सबको बुलाया, प्यार से समझाया, और नहीं समझे तो फिर ... सब ने दस्तखत कर दिए, देश एक हो गया। किसी कारण से राजा हरि सिंह नहीं आ पाए, आज भी सिर दर्द बना हुआ है कश्मीर। हैदराबाद के राजा को तो समझा बुझा के साम दाम दंड भेद से एक कर लिया, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि पटेल जी को सन 43 में टीबी हो गई थी। गांधी जी ने अपने सारे कार्यक्रम बंद करके निसर्गोपचार उर्ली कांचन में डॉक्टर मेहता के मार्गदर्शन में 3 महीने रह करके उनकी टीबी ठीक कराई। अगर गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा न मालूम होती और डॉक्टर मेहता के मार्गदर्शन में प्राकृतिक चिकित्सा में 3 महीने नहीं रहते तो पटेल जी जीवित नहीं होते, क्योंकि उस समय टीबी का वर्तमान की तरह इलाज नहीं था, इन्फेक्शन डिजीज थी। पर प्राकृतिक चिकित्सा से इन्फेक्शन डिजीज भी ठीक हो जाती है। तो हम दावे से कहते हैं कि पटेल ना होते तो देश एक ना होता, हम फिर गुलाम हो जाते। बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्री घनश्याम दास जी बिरला, जो सबसे बड़े पूंजीपति थे उस समय, वो गांधी जी के परम शिष्य थे। उन्हें जब भी कोई जुखाम खांसी होती थी तो गांधी जी से पूछ के उपवास पे चले जाते थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि बजाज फैमिली वर्धा की, ये गांधी जी के 2 परम शिष्य थे। इन्हें जब भी कोई बीमारी आती थी गांधी जी कहते थे भोजन बंद, ठोस भोजन बंद, गर्म पानी नींबू शहद लो, गुड़ को शरबत बना के लो, गर्म पानी पियो, एनीमा लो, मिट्टी की पट्टी रखो। गांधी जी तो अपनी बकरी को भी नेचुरोपैथी करते थे। तो अगर आप प्राकृतिक में स्पष्ट लिखा है कि ज्वर, जुखाम, दस्त, खाज, खुजली, खांसी, इनकी दमनात्मक चिकित्सा करेंगे तो आपको घातक रोग पैदा हो जाएंगे। तो हम ज्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ज्वर है क्या?
शरीर का स्वाभाविक तापक्रम 98.4 डिग्री होता है, मानव शरीर का। हर जानवर के, हर जीव के अलग अलग टेम्परेचर हैं। यदि यह तापक्रम 98.4 से बढ़ता है तो उसे ज्वर कहते हैं। चिकित्सा के अनुसार जब शरीर में विजातीय द्रव्य अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है और व्यक्ति भोजन, रोटी दाल चावल अन्न बंद नहीं करता है, पचने वाली वस्तु बंद नहीं करता है, बुखार बना रहता है और ऊपर से जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो उसका बुखार बच जाता है। मिस्टर लुई कोने, फादर ऑफ नेचुरोपैथी, ने कहा है कि जैसे जमीन के अंदर जब दो प्लेटें रगड़ती हैं तो भूचाल आ जाता है, पृथ्वी कांपने लगती है, और अधिक जब पृथ्वी कांपती है तो पहाड़ गिर जाते हैं। रोशनी सही आ रही है? ऐसे ही शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य होता है, कूड़ा, विकार, फॉरेन मैटर, जब आपस में टकराता है तो ज्वर पैदा हो जाता है। अगर हम विजातीय द्रव्य बॉडी में सड़ने न दें, रुकने न दें, ज्वर होगा ही नहीं। मुझे नहीं याद है कि 52 साल में 1-2 बार ज्वर आया है मेरी गलती से। मैंने उसकी कोई दवा नहीं किया, तब मैं हर्बल थेरेपी भी नहीं जानता था। बस भोजन बंद, पानी पीता रहा, बस्ती किया, एनीमा किया, घर्षण किया, और बुखार कभी 1 घंटे में, कभी 1 दिन में, कभी 3 दिन में चला गया। तो यद्यपि ज्वर के अन्य कारण भी हैं। अगर आपका कफ कुपित हो गया है आयुर्वेद के हिसाब से, और कफ आपस में जब सड़ेगा तो उसकी वजह से भी जुखाम आ जाता है। लोग कहते हैं भाई जुखाम के मारे हरारत आ गई। आप नाक में तेल डालो, रबड़ नीति करो, गुनगुने पानी से जल नीति करो, उसके बाद नाक साफ करना न भूलो, नहीं जल नीति आपको बहुत नुकसान कर जाएगी। अगर कफ आपका निकल गया, कफ कुपित होना बंद हो गया, तो कफ के कारण जुखाम बुखार ठीक हो जाएगा। अगर आपका पित्त कुपित हो गया है आयुर्वेद के हिसाब से, तो आप गरी चूसिए, पानी पी के कुंजर कर लीजिए, वस धौती कर लीजिए, दंड धौती कर लीजिए, पित्त को निकाल दीजिए। अगर पित्त की वजह से आपका बुखार है तो पित्त बुखार ठीक हो जाएगा। अगर आपको मल की वजह से बुखार है, यहाँ ठंडे पानी की पट्टी रखो, दिन में 4-5 बार 10-10 मिनट, या पट्टी ना हो तो गर्म पानी, ऐसे तौलिया भिगो के निचोड़ के हल्के से रखो ठंडे पानी में, थोड़ा बर्फ़ मिला लो संभव हो तो, टब ले आओ। एक टब्बात है। टब्बात तो ऐसी क्रिया है जैसे हमारे वर्तमान में लगभग हर रोगों में डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। क्या उनके दुष्परिणाम होते हैं अलग बात है। ऐसे ही बीमारी चाहे जो हो, लुई कोने हर चीज में टब बात कराता था। मैं तो आज से 52 साल पहले कूने सिस्टम से, जिसके वर्तमान प्रचारक ज्ञाता डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त मेरे बाईं तरफ बैठे हैं आज, बस उसमें टब में बैठा देते, ठंडे टब में बिठाते हैं। लुई कोने कहता है कि बॉडी का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री है, तो 35 डिग्री अगर कम में टब में बैठाओगे तब लाभ करेगा। 65 डिग्री फ़ारेनहाइट में टब में बैठ जाओ। भयंकर जाड़े में आपको बर्फ नहीं डालनी पड़ेगी। सामान्य स्थिति में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो बर्फ डालनी पड़ेगी। जब मल का फर्मेंटेशन नहीं होगा, रुक जाएगा, तो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। एक बार जब मैं पढ़ता था, ये बात 69 की है, हम हॉस्टल में रहते थे, तो 1 महीने हमने अपने गुरुदेव का इलाज किया। जो बीमारी 3 साल में नहीं ठीक कर पाए, ये औषधि विज्ञान कह दिया बस आपकी नाड़ी सूख गई है, अब आप अंधे हो जाएंगे,
विद्वान पंडितों ने कह दिया पत्रा देख करके कि आप अंधा होने का योग लिखा है, तो हमने कि तो हमें खुद ही दिखाई पड़ रहा है कि हम अंधे होने आए, डॉक्टर ने भी कह दिया है। केवल टब बात से, भोजन सुधार से, युक्त युक्त उपवास से, मॉर्निंग वॉक से, उस समय योग की कोई नाम नहीं था। तकियादार टब, ये भी ले, अच्छा है, रख दो। तकियादार टब ले आओ, यहां रखो ऊपर, वो भी ले आओ, नया टब लाना। तो बस उसको बुखार आ गया, अजय जैन नाम है, आजकल तो रिटायर आईजी है, अब रिटायर तो हो जाएगा। जब मेरी उम्र 72 साल की है तो उसकी उम्र भी 72 साल के आसपास होगी। उस समय आजकल की तरह नरसिंह भगवान मोहल्ले मोहल्ले में नहीं थे, चिकित्सक भी इतने ज़्यादा निदान नहीं कराते थे। आजकल तो निदान करने में ही पर्स खाली हो जाता है। बस हम तकियादार टब हमने सब व्यवस्था घर अपने कमरे में कर ली थी, और संडे के दिन टब बाहर निकालते थे, पत्ता मंगाते थे, मिट्टी मंगाते थे। हॉस्टल के दसियों बच्चे, कोई मिट्टी लगा रहा है, कोई धूप स्नान ले रहा है, कोई टब में बैठ रहा है, और मैं उसी समय प्राकृतिक चिकित्सक डिक्लेयर हो गया। बोल भाई इसके पास अजीब विद्या है, बीमारी कोई हो टब में बिठा दो। वो भयंकर टेम्परेचर था, थर्मामीटर भी घर घर इतने नहीं थे, तप रहा था। बस उसमें डाली 3 किलो बर्फ और उसको बिठा दिया उसी के अंदर, पैर बाहर सिर ऊपर। आधा घंटे में कहता भैया निकालो, मेरा टेम्परेचर बिल्कुल ठीक, बाहर आए, बिल्कुल तापक्रम खत्म। ऐसे रखो, ऐसे रखो ये, और वो भी तो ले आओ। हाँ तुम बहुत होशियार हो, पर जरा स्लो हो। ये देखिए तकियादार टब है। ये तकियादार टब घर घर में होना चाहिए। अपवाद छोड़कर बीमारी कोई भी हो, इस टब में पानी भरो, ठंडा कर दो और बिठा दो। अभी सिखाता हूं। अब ये टब मिलते नहीं है, 20 साल 30 साल बाद, तो बड़ी खोज के बाद जो टब बनाने वाला मिला। 35 रुपए का टब हमने खरीदा था 69 में, अब ये 3,3500 का बिकता है। तो अगर आपको ये टब न मिले तो ऐसा टब बाजार से खरीद लो, मजबूत। घर वाले भी खुश होंगे, चलो जब तुम बीमार होते इसमें ठीक हो जाते हो, कब घर के बर्तन भी धोने काम आएंगे, कपड़ा धोने काम आएंगे। ये टब ले जाओगे, अगर पत्नी तुम्हारी नेचुरोपैथी से प्रेम नहीं करती है तो मैं टब बाहर फेंक देगी। ये क्या लाए लोहे का, कहीं सोने का ले आते, फिर तो पत्नी बड़ी खुश होती, क्योंकि महिलाओं को सोना बहुत पसंद है। इसी चक्कर में माँ सीता जी बेचारी शोक वन में चली गई। हमने बड़ी खोज की कि इसका नाम सोना क्यों रखा गया। सोने की इच्छा पैदा हो जाए तो काम करते करते सोना हराम। सोना घर में आ जाए तो उसकी सुरक्षा में सोना हराम, स्लीपिंग। और कहीं चोरी चला जाए तो सोना हराम। अगर कोई तामसी आदमी आ जाए लेके कट्टा कि आनंद जी माल दो, नहीं निकले तो किस उंगली को खतरा है? अजय सिंह, किस उंगली को खतरा है? जिसमें अंगूठी है। इस सोने के चक्कर में अपना सोना खराब कर डाला है। कोई जानवर आदमी को छोड़ के सोना इकट्ठा करता है? कोई खतरा नहीं। पागल आदमी हो गया, सोना सोना, एक खाता यहाँ एक खाता वहाँ। तो भैया लौटाओ प्रकृति की ओर, चलें प्रकृति की ओर, चलें सादगी की ओर, चलें गांव की ओर, चलें सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग, चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर। ये जो है ऐसा टब खरीद दो। और ये भी टब ना मिले
क्योंकि मोटा आदमी इस उठने में अगर दोनों तरफ हाथ रख देगा ना तो टब टूट जाता है। 40 साल में हम एक दिन ऐसे उठ रहे थे, पुराना हो गया होगा, टब यहाँ बगल से टूट गया, धड़ाक से हुई जमीन में हुई, सारा पानी भर गया। चलो संभल गए। तो हमने सोचा कि अब या इस टब की खोज करी, अब टब मिल गया। अब आजकल फाइबर के टब आ गए हैं, वो 4500 5000 का है, ये तो 3000 का ही है। तो शादी ब्याह में बर्तन धोए जाते हैं एल्युमिनियम के बर्तनों में, याद है आपको? ऐसे लंबे लंबे टब होते हैं, तो वो तो बाजार में मिल ही जाएगा, है? ऐसे टब ले आओ 2 ठो और आराम से उसमें पानी भर दो, ठंडा पानी भर दो और बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ? आजा प्यारे ओमनाथ, चलो यहां खड़े हो जाओ, इधर मुंह करो, समझ लो कि ये, जल्दी मत करो यार, समझ लो कि इनके सारे कपड़े उतरवा दिए, अंडरवियर छोड़ करके। वो भी उतरवाना हो तो तौलिया लपेट दो, चल बैठ जा। ये इसमें पानी भरा हुआ है, ठंडा पानी भरा हुआ है, आराम से बैठ गए। नाभि तक पानी रहेगा और ऐसे इसको, कैसा भयंकर बुखार हो, दिन में 3 बार बैठो, आधा आधा घंटा 20-20 मिनट, शाम तक बेचारा बुखार हाथ जोड़े खड़ा होगा। हम आप क्या नहीं रहेंगे? आप हमारे को बार बार टब में बिठा देते हो, लेकिन अगर शरीर में दर्द है, जोड़ों के दर्द है, ठंडक से नुकसान होता है, तो फिर आप इस टब को नहीं ले सकते। ठंडी पट्टी ले सकते हैं, कपड़े की पट्टी ले सकते हैं, पूरे बॉडी में बताएंगे। अभी आज को हम हर्बल थेरेपी बताएंगे कैसे बुखार को उतारा जाए। मान लो इनका 20 मिनट हो गया, नीचे करो हाथ पैर, उठो, थोड़ा सा उठे रहो थोड़ी देर, ये पानी गिर जाने दो। ये टब तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अगर यहीं जोर पड़ गया है तो इसलिए रस्सी बांध लो, छत में रस्सी लगवा लो, इसके ऊपर रस्सी पकड़ के उठाओ, है ना बात सही? बस तौलिया लपेट करके और नीचे आ जाओ। अब पीछे तकिया लगा दो, तकिया है कोई? देखो लाओ बेटा, वहां से तेरे पीछे है, रख लो पैर, कपड़े हटा के, मतलब एक प्रकार से ये लाओ धीरे से। अब नेचुरोपैथी को अगर पूरा पूरा कॉर्पोरेट हाथ में भेज दोगे, पूंजीपतियों के, तो गरीबों के हाथ से जैसे एलोपैथिक चली गई है, अब आयुर्वेद भी जा रहा है, अभी होम्योपैथी रह गई है। तो ये देखिए, तकिया लगा लो, हाँ, अब हाथ फेरो बेटा, कपड़ा लेके, हाँ, नीचे नाभि के नीचे फेरते रहो, फेरते रहो। और अगर आप, मैं तलाश रहा हूँ, एक दिन जाना है मुझे हटिया, नीचे पैर रखो, 20 मिनट आधा घंटा हो गया, उठो। अब तुम नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि दुबले पतले हो, ठीक है? कुछ ऐसे रहो, कपड़े पहन के नहीं बैठते, तौलिया लपेट के बैठ सकते हैं। बस जाओ, उठो, इसको रखा रहने दो। ये तकिया ऐसे लगा लो, ऐसे मत लगाना तकिया, पानी से भीग जाए। अरे जल्दी क्यों करता भाई? ये ऐसे ही, ऐसे लगाओ। टब नहीं है, काहे बैठे? टब नहीं, अरे एक होता है जुगाड़ योग, दुनिया में सबसे बड़ा होता है जुगाड़ योग। एक बार इस देश में अंग्रेज आया, उसका कोई काम ही ना हो, उसको मालूम था नहीं कि लिफाफा योग चलता है यहाँ पे हर काम में। सरकारी आदमी कहता तनख्वाह तो हमारे जमा करने के लिए है? तो उसने, अंग्रेज, एक आदमी आया, अजय सिंह जैसा समझदार, उसने कहा हम तुम्हारा काम जुगाड़ से कराए दे रहे हैं, 500 रुपया खर्चा होंगे। उसने दे दिया अंग्रेज ने 500 रुपया। वो ऑफिस के अंदर गया, 250 उसको दिया, और ये काम कर दी, उसने कर दिया काम। पुराने ज़माने की बात थी। बोले हमारा ये पता ले लो, जब भी कोई काम ना हम जुगाड़ से करा देंगे।
वो जहाँ जाए कोई काम ही ना हो, उसने फ़ोन किया, भैया आ गया वो। कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 2000, कहीं 10,000, सारे काम होने लगे। बोले भाई जुगाड़ से मिला ही? बोले जुगाड़ मिलता नहीं किसी से है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनसे टाइम मिलने गया। बोले प्रभु आपके देश में बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई काम ना हो जुगाड़ से हो जाता है। बोले मुझे उस जुगाड़ के दर्शन करवा दीजिए, मेरी एक ही इच्छा रह गई है। बोले मैं भी जुगाड़ से ही बैठा हूँ, जुगाड़ से मैं भी नहीं मिला हूँ, जुगाड़ मिलता नहीं किसी से, ये जुगाड़ योग है। तकिया लगा दीजिए, ले तकियादार टब बन गया। तो इसलिए आप मिट्टी की पट्टी, हम तो भयंकर ताप में पूरी बॉडी में मिट्टी स्नान कर लगा देते हैं, पूरी बॉडी में मिट्टी लपेट दिया, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे बाद नहला दिया सामान्य पानी से, बुखार उतर गया। तो ये जो विजातीय द्रव्य के कारण बुखार हो चाहे कोई हो, सब प्रकार के बुखार ठीक होने में सहायता मिलती है। तो कफ विकार के लिए नेति क्रिया, पित्त विकार के लिए कुंजर क्रिया बहुत सहायता करती है, और मल विकार के लिए कट स्नान या ठंडे पानी की पट्टी या रबड़ की पट्टी बार बार बदलिए। और अगर आप ठंडे पानी की पट्टी यहाँ लगाते हैं और बहुत ज़्यादा बुखार है तो आप यहाँ रख सकते हैं, पर केवल यहाँ रखेंगे यहाँ नहीं रखेंगे तो आपको बहुत बड़ी हानि होगी। तो इस प्रकार से कल ये व्याख्यान का 5वां दिन है ना, नहीं परसों। अब आप ध्यान दीजिए, देखो प्राकृतिक चिकित्सा में टब बात से बहुत जल्दी बुखार उतरता है। एक होता है मेहन बात। मेहन बात ये पाचन संबंधी कष्टों से के लिए रामबाण है। हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है, स्नायु संस्थान। आजकल न्यूरोलॉजी बहुत चला है, न्यूरोलॉजिकल। हमारे ज़माने में कोई न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं था, ना न्यूरोलॉजिस्ट थे। अगर कभी कभी नर्वस सिस्टम में बुखार चला जाता है, कभी कभी दर्द के रोगियों को नालियों में, रक्त नलिका में वायु चली जाती है और कभी कभी नाड़ियों में चली जाती है। एक मेरे पास केस आया था, 10 दिन तक ट्रीटमेंट किया, कोई लाभ नहीं हुआ। दिमाग ठनका हम लोगों ने, मैंने और मेरी पत्नी, चूँकि वो भी प्राकृतिक चिकित्सा की मास्टर है, तो विचार किया। तो बोले इसकी कहीं वायु विकार से तो नहीं है, दर्द है, क्योंकि नाचता था वायु विकार। अगर वायु विकार नाचता है कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, तो मतलब वायु विकार है। उसको हमने टब में बिठाया, उसकी हवा निकलना शुरू हो गई, पुर डकार निकलना शुरू हुई, हवा निकलना शुरू हुई। तो बड़ा आराम मिला मेरे को। बहुत चैलेंजिंग केस था। लोगों ने कहा था ऑपरेशन होगा, आर्थोपेडिक्स ने कहा था ऑपरेशन होगा, और उसको वायु विकार था। रसाहार, फलाहार, जलाहार, सहदाहार पे रखा और सुबह शाम टब में बिठाया, आदि और भी कुछ किया, रेकी आदि भी दिया। 40 दिन में 30 दिन में रोगी ठीक हो गया। आज वो सीए है, बिल्कुल इनवैलिड हो गई थी, निराश हो गई थी। इसलिए वो तो हमने, एक होता है मेहन स्नान। देखा आपने भगवान शंकर जी की लिंग को, हर जगह शिवलिंग होते नहीं होते, शिवलिंग है। किसी स्वास्थ्य मनीषी ने खोज किया कि मनुष्य को अगर अपने नर्वस सिस्टम को ठीक करना है, यूटीआई के रोग नहीं होने देना है, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी नहीं होने देनी है, तो अपने लिंग में पानी डालो। आप बहुत ध्यान से देखो, जो पुराने शिवलिंग हैं उसमें एक लिंग जैसा बना होता है, कम ज़्यादा, और उसमें गर्मियों में घड़ा बांध देते हैं छेद करके, टप पानी गिरता है। जो आदमी जाता है भम भोले, पैसे वाले दूध डालते हैं, बहुत पैसे वाले नोट डालते हैं, पागलपन की निशानी है। अरे किसी रोते को हंसाओ, गिरे को उठाओ, अपड़ को पढ़ाओ,
निर्वस्त्र को वस्त्र दो, रोगी को निरोगी होने में सहायता करो, है, तो उसमें पानी डालो। तो ऐसे ये मान लो आपका ये पेशाब की नली है, मान लो। हिंदुओं की खाल नहीं कटी होती, मुसलमानों की खाल कटी होती है, खतना होता है। तो जब ऐसे खाल ऊपर कर दोगे तो ये सफ़ेद सफ़ेद ललामी निकल आएगी। अगर खाल साफ करके ऐसे रहा, खाल में डालना है। ऐसे बैठ जाओ किसी स्टूल में और बगल में ठंडा पानी रख लो, और अधिक ठंडा पानी घड़े में भरो, डालो, हटाओ, डालो, हटाओ, अपने लिंग में जनेंद्री में डालो। मुसलमान लोग किनारे डालेंगे, जड़ में डालेंगे, आप भी डाल सकते हैं। महिलाएं अपने जो भग क्षेत्र है उसमें 3 छिद्र होते हैं, ऊपर पेशाब का छिद्र, बीच में योनि मासिक धर्म का छिद्र, और नीचे गुदा। गुदा से मल निकलता है, मासिक धर्म के क्षेत्र से हर महीने मासिक स्राव निकलता है, प्रेगनेंसी होने पर बच्चा बाहर वहीं से निकलता है, और पेशाब के मार्ग ऊपर होता है। पुरुषों के एक ही यंत्र से दोनों काम होते हैं। तो वो अपना भग क्षेत्र में डालें कुछ देर, हटावें, डालें हटावें, डालें हटावें। अगर महिलाएं रोज 5-10 मिनट शाम को कर लें ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से, अगर तब बात 65 डिग्री फ़ारेनहाइट पे देंगे तो उसको देते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आप डर जाओगे। आप फिलहाल घड़े के पानी से करो। जब तक ठंडक से नहीं करोगे तो नर्वस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। तो इस क्रिया, अगर नर्वस सिस्टम का बीमारी है तो कोल्ड फ्रिक्शन सिस बात कहते हैं इसको जर्मन में, हिंदी में कहेंगे ठंडा घर्षण स्नान, आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे लिंग स्नान, शिवलिंग स्थान। शिव माने शंकर नहीं होता, शिव माने कल्याणकारी। ये लिंग हमारा कल्याणकारी था, लेकिन हम लोगों ने सत्यानाश कर डाला। ब्रह्मचर्य ऐसा टूटा है कि भगवान जाने कौन संभालेगा इसको, हैं? ये जो व्हाट्सअप या है ना, स्मार्टफोन आ गया है, ये ब्रह्मांड, इसका नाम रखा मैंने ब्रह्मांड। हर चीज़ है इसके अंदर। आप बर्बाद होना चाहें तो इसको खोल के आप गंदी गंदी बातें देखते रहो, 8-10 दिन में किसी काम के नहीं रहोगे। इसका गुड यूज करना है तो आपको घर बैठे कुंडलनी तक जगा देगा। आपका काम है। क्यों अजय सिंह? है, पैसा सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है, सम्मान दे सकता है, दुरुपयोग करो तो सारे नरक दिखा देगा। तो ये जो है घर्षण, कभी कभी रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, पसीना नहीं आता, तो आप तौलिया ले करके भिगो लीजिए ठंडे पानी से, और बहुत बुखार है दिन में 3 बार 4 बार फ्रिक्शन करिए। जब रोम छिद्र खुल जाएंगे तो अपने आप पसीना आना शुरू हो जाएगा। कल या परसों, हाँ बल्कि आज ही, एसी नहीं चला। रात का मेरा वजन 79 kg था। वैसे 80 होना चाहिए, क्योंकि कल हमने भोजन में और कम खाया, और सवेरे हमारा वजन 77.5, 1 किलो वजन घट गया। रात भर पसीना आता रहा। जब एसी में लेटेंगे तो पसीना कहाँ से आएगा? एसी बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़ा परोपकारी यंत्र है। बीमार रहेंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा, वार्ड वालों को पैसा मिलेगा, ओटी वालों को पैसा मिलेगा, नर्सिंग होम को पैसा मिलेगा, डॉक्टर को पैसा मिलेगा, हैं? इससे कितनों रोजी रोटी चली। सबकी रोजी रोटी चलेगी और आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो बीमार रहना ये भी परोपकार का काम है। करो घर्षण। सूती ऊनी पट्टी लपेट मैं कल बताने का प्रयास करूंगा। सूती ऊनी पट्टी लपेट तो पसीना निकालने के लिए रामबाण है। इसको मैंने मॉडिफाइड किया है। 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे है, तीसरा शायद नेचुरोपैथी डे होगा। तो 18 नवंबर को गांधी जी ने
इसी दिन 18 नवंबर को उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। गांधी जी बहुत संस्थाओं की स्थापना कर गए हैं, कुछ ने विकास किया है, कुछ ने अर्ध विकास किया है, कुछ डूब गई। आज उसी संस्था का अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद जब बनी थी 1942 में संभवतः, गांधी जी की स्थापना की हुई है। हमारे सन 69 में जब मुलाकात हुई, एक से एक दिग्गज, श्रीमन नारायण, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बड़ी बड़ी हस्तियां हम उनसे मिले हैं, देखा है। धर्मचंद सरावगी 90 साल में हवाई जहाज की दौड़ में फर्स्ट आए थे। हम लोग यहाँ दौड़ में फर्स्ट आ रहे हैं, फर्स्ट भी नहीं आ रहे हैं। तो इसकी 18 नवंबर को इसकी स्थापना की थी गांधी जी ने। वो बीज डाल के चले गए, अब वो वृक्ष बन गया। सरकार को भी उसमें सहयोग करना पड़ रहा है। एनीमा होता है, कल आपको बताएं, प्राकृतिक चिकित्सा में सख्त एनीमा, बुखार में गर्म पानी से एनीमा नहीं देते हैं, सामान्य जल से, ठंडे जल से देते हैं। फिर सो गया बेटा, जाग जा, ध्यान से सुनो। तो एनीमा से अब हमने उसकी बस्ती क्रिया निकाली है, कल आपको बताएंगे बस्ती क्रिया से किस प्रकार से करें। दिन में 3 बार बस्ती करो, मल ठहरेगा नहीं, मल सड़ेगा तो बुखार कहाँ से रहेगा। एक स्टीम बात होता है, स्टीम बात देने में चिंतन करना पड़ता है। किसी को स्टीम बात से लाभ होता है, किसी को बुखार बढ़ जाता है, कई कारण हैं। एक गर्म पाद स्नान होता है, कल हम प्रयास करेंगे। घर में 3 बाल्टी हैं ही आपके पास, एक किनारे रख लो ठंडे पानी की बाल्टी, इधर रख लो गर्म पानी की बाल्टी। 2 मग्गा गर्म पानी डाला, 1 मग्गा ठंडा पानी डाला, पैर रख दिया। कल बताएंगे आप। गर्म पाद स्नान से पसीना आता है, बुखार उतर जाता है। तो गर्म पाद स्नान है, बस्ती क्रिया है, एनीमा है, सूती पट्टी लपेट है, घर, बहुत रास्ते हैं। अब कुछ भी समझ में ना आवे तो मेन गेट में ताला मार दो, यहाँ से ठोस चीज बंद। गर्म पानी पियो, ताज़ा पानी पियो, सूप पियो, दाल का सूप पी लो, जूस पियो। जूस में ठंडक लगने की अगर भय हो तो गर्म पानी के बर्तन में रख दो जूस के गिलास को, डायरेक्ट गर्म न करो। कुछ लोग बर्तन को गर्म करते हैं और छौंक लगा देते हैं। बारे मेरे अज्ञानियों, आप गर्म पानी करो, उसमें गिलास रख दो। तमाम तरीके हैं। अब एक होती है हर्बल थेरेपी। कल हमने आपसे कहा था, चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय। वर्तमान सरकार ने गिलोय को राष्ट्रीय वनौषध घोषित कर दिया है, क्योंकि गिलोय त्रिदोष नाशक है। आयुर्वेद के हिसाब से गिलोय त्रिदोष नाशक है। कोई भी दोष हो, 3 तरह के दोष होते हैं आयुर्वेद में, उसका जूस प्रयास करो। कहीं नीम की लपटी हुई गिलोय मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब आजकल तो बाजार में गिलोय पटा पड़ा है, सुंदर डब्बा, सुंदर छपाई, भगवान जाने हो गिलोय है कि पिलोय है। जब व्यापार करते हैं, जब व्यापारीकरण में आ जाते हैं तो विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन करते हैं तो माल की मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ेगी तो फिर वो गोलमाल है भाई, गोलमाल है। क्योंकि ईमानदार होना बहुत महंगा सौदा है। ईमानदार होना बहुत महंगा सौदा है, बड़े बड़े बह जाते हैं। तो चिराता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर, मोथा, डोडा, पनीर, जिस देश में 7 जड़ी बूटियाँ हो, कृमिनाशक, बुखार नाशक, मधुमेह नाशक, ज्वर नाशक, रक्त शोधक, उस देश में एंटीबायोटिक दवाएं बहुत घटाई जा सकती हैं। आज हर डॉक्टर कह रहा है कि जो है ये एंटीबायोटिक ना करें, ना करें। तो क्या करें जब हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मालूम है? हमारे यहाँ गाय होती थी, गाय को माँ कहते हैं, बकरी को मौसी नहीं कहा है।
न गधे को दादा कहा है, गाय को माँ कहा है। गाय के मूत्र में इतने गुण हैं, गाय के गोबर के जूस में इतने गुण हैं, गाय के दूध में इतने गुण हैं। पर देसी गाय, ये विदेशी गाय नहीं। इसीलिए बाजार का दूध मत पियो, हम आपको दूध बनाना सिखाएंगे। अपने घर में दूध बना लो, मूंग का दूध, सोयाबीन का दूध, उड़द का दूध, गेहूं का दूध, जौ का दूध, बादाम का दूध। दूध नहीं मिलाना, ये सब ने भी लेख लिखा नई किताब में। ये केमिकल का दूध आ गया है। ये ब्लाइंड व्यापारीकरण समाज के स्वास्थ्य का सत्यानाश कर दिया, और खुद भी नाश हो रहे हैं। ये नहीं कि कोई बचे हुए हैं। जब हमको गड्ढा खोदा जाएगा तो गड्ढे में आप भी तो गिरोगे। तो नहीं मिलता चिरायता कुटकी, हमसे उपलब्ध कराना बड़ा मुश्किल। सब मंगाओगे तो हम भी इतना नहीं, हम नहीं बाजार में सप्लाई करते अपने रोगियों को छोड़ करके। महासुदर्शन टेबलेट आ गई है। महासुदर्शन चूरन तो खाना बहुत मुश्किल है, बहुत कड़वा है। टेबलेट शहद का पानी तैयार कर लो, क्योंकि शहद इसका अनुपान है। आयुर्वेद में अनुपान चलता है। आप एक गोली खाओ, पानी पी लो शहद का। ज़्यादा बुखार है 2 गोली खाओ, बहुत बुखार है 3-3 घंटे में खाओ। अब बस्ती भी करो, घर्षण भी करो, क्योंकि अगर निष्कासक रास्ते नहीं खोलोगे तो दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। एक गोतंती भस्म आती है, मैंने एक लेख लिखा है, अभी उसको प्रकाशित नहीं कर पाया क्योंकि बहुत व्यस्त रहता हूँ। गाय का मांस छोड़ करके हर ऑर्गन औषधि प्रयोग में आता है, इसलिए गाय को अम्मा कहा गया है। हमारे पास किताबें हैं। मैं वैज्ञानिक गौशाला में गया हूँ। हमारे शहर में दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है, जिसके महामंत्री तोषनीवाल जी हैं, जिनका कैंसर यहीं ठीक हुआ है 1 महीने में, जो डिक्लेयर डॉक्टर काटने जा रहे थे। उसको शिवाम्बु थेरेपी से, गौमूत्र थेरेपी से, गाय के गोबर के जूस थेरेपी से, आहार थेरेपी से 24 दिन में ठीक हुआ था। सब ने कहा नहीं, संभावित कैंसर है, अगर वो काट दो तो कैंसर, हमने ठीक किया तो कैंसर नहीं होगा। अरे मैंने अपनी माँ का कैंसर ठीक किया, तोषनीवाल जी का कैंसर ठीक किया। एक अंबुज बहन है हमारी शिष्या, वो पटना की, उनके, लेकिन कैंसर में तभी ठीक कर पाऊंगा जब घोषणा होने के बाद मेरे पास डायरेक्ट आ जाओ। कीमोथेरेपी, सीमोथेरेपी, मीनोथेरेपी के बाद आओगे तो आई रिफ्यूज। और अगर मुझे टाइम नहीं दोगे 1 महीना तो आई रिफ्यूज, क्योंकि हमें आप समय दोगे तभी तो हम टाइम आपको ठीक कर पाएंगे। रोज 1-2 फोन आते हैं, नहीं भैया आप तुम सब थेरेपी करा चुके हो। एक गुरप्रीत लुधियाना का, अमेरिका तक हो आया, उनके गुरुदेव निरंकारी सरदार जगजीत सिंह जी, वो मेरी किताब पढ़ के भेजा। मैंने चेक किया, मैंने कहा 6 महीने का टाइम है आपके पास। बोले अगर मुझको लाभ दिखेगा 3 महीने में, 2 महीने में, तो मैं 1 साल ठहरा। आज बैंकॉक में योगा टीचर नेचुरोपैथी को जाता है, लेकिन समय दिया, जो मैंने कहा सो किया। तो गोदंती भस्म गाय के पित्त से बनता है। गाय का हर ऑर्गन मांस छोड़ करके, भाव प्रकाश निघंटु जो आयुर्वेद की श्रेष्ठतम पुस्तक है, उसमें स्पष्ट लिखा है, गौमूत्र के गुण लिखे हैं, नरमूत्र के गुण लिखे हैं, बकरी मूत्र के गुण लिखे हैं, गधी मूत्र के लिखे हैं, हाथी मूत्र के लिखे हैं, इनके मेडिकल उपयोग लिखे हैं। जिस गधे को आप उपेक्षा करते हो, उस गधे के मूत्र से मिर्गी ठीक होती है आयुर्वेद में।
आयुर्वेद ने हर चीज की खोज की है। हम आयुर्वेद चिकित्सक क्यों बने? हम आयुर्वेद का ज्ञान घर में भी सीख सकते हैं, ऐसी किताबें हैं, मेरी पुस्तकालय में है। तो गोदंती भस्म बनाई गई। गोदंती इन्फेक्शन के डिजीजेज में गोदंती भस्म रामबाण है। लेकिन ये औषधि भी आप किसी अनुभवी वैद्य से मिलें। उन वैद्यों से न मिलें जिनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है कि नाड़ी वात विकार है कि पित्त विकार है कि कफ विकार है, कि वात पित्त है कि पित्त कफ है, कि वात पित्त कफ त्रिदोष है। औषध आयुर्वेद के औषधि में बड़ा ज्ञान रखना पड़ता है। कोई दवा पित्त कारक है और आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो वो दवा नहीं देनी पड़ेगी। ये महागोदंती भस्म, स्फुटिक भस्म, फिटकरी की भस्म, ये घर में बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। पर आप किसी अनुभवी वैद्य से बात कर लें। ऐसे वैद्यों से न बात करें एक एक महीने के पढ़ाए हुए, जो रोग बताते जाओ दवाएं लिखते चले जाएंगे। 6-7 दवा लिख देंगे, बोले आप से मिला के खा लो। जब मैं पर्चा देखता हूँ बड़ा तरस आता है। उनसे पर्चा मांगो तो नहीं देंगे, बोले दवा लोगे तभी पर्चा देंगे। खाओ 1 साल तक, ना खान पान बताते हैं ना नेचर पे जाए। आयुर्वेद आज इन अधूरे वर्तमान लोगों की वजह से बदनाम हो गया। अब पंचकर्म की बीमारी आ गई है। मैंने नई किताब में लिखा पंचकर्म कितने प्रकार के होते हैं, 10 होते हैं। एक स्टीम चेम्बर खोल दिया, एक शिरोधारा खोल दिया, ये भी नहीं मालूम कि इसको ठंडा तेल देना है कि गर्म तेल देना है। कुछ अच्छे लोग भी हैं। पंचकर्म से बढ़िया आप नेचुरोपैथी की कायाकल्प है, सरल भी है, स्वाधीन भी है। तो एक कभी कभी बुखार नहीं उतरता, इस सब करने के बाद बुखार नहीं उतरता, तो ये आयुर्वेद ने चंदन लाक्षादि तेल, चंदन लाक्षादि तेल, इसको पूरी बॉडी में चुपड़ाया जाता है स्पंज करने के बाद। उससे चंदन में ठंडक होती है, वो निकाल लेता है। लेकिन अगर आपने बस्ती नहीं कराया, नीमा नहीं, पहले इतना करने नहीं पड़ेगा, बुखार पहले चला जाएगा। योग चिकित्सा में कल हमारी एक बहन ने बताया, उसको बुखार काफ़ी था। मैंने कहा दाई नाक में रुई लगा लो, शीतकारी प्राणायाम करो, शीतली प्राणायाम करो। क्या डिग्री घट गया था? 1 डिग्री। अजय सिंह की वाइफ बैठी हैं, उन्होंने बताया कि इस क्रिया से मेरा 1 डिग्री घट गया। अब ऐसा ना करना 98.4 में लगा ले हो। तो योग में क्रिया है। और शीतकारी शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है। दाई नाक में रुई लगा लो, बाई नाक शुरू हो गई। आहार चिकित्सा में गर्म किया हुआ पानी, शहद पानी, गुड़ का शरबत, सूप, लाइव सूप पियो। आप मुर्दा सूप पीते हो, लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, इन सब का जूस निकाल लो। आजकल घर घर में जूसर है, घर घर में मिक्सी है, इसका जूस निकाल लो और सूती कपड़े से छानो। मैं इतनी बार कहता हूँ, कल हमारे कान बनाने वाली सूती कपड़े से छाना नहीं, सब लुगदी निकल आई। सूती कपड़े से छानो, कपड़ छन कहते हैं। ये जो है ये छन्नी से नहीं छनेगा, सब छिद्र बंद हो जाएंगे, उसके रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, छन्ना छिद्र बंद हो जाएंगे। और कपड़ छन के बाद जो जूस निकलता है, कल उसने गलत निकाला है, मैं पकड़ नहीं पाया उसको। और उसके बाद जो फुजला बन जाए जरा सा लड्डू भर छोटा, उसको रोटी में मिला लो। कलर्ड रोटी बनेगी। रंगबाजी का जमाना है? पालक के फुजले से रोटी बनाओ, पालक के जूस से आटा मारो, हरी रोटी बनेगी। चुकंदर के जूस से, चुकंदर के फुजले से बनाओ तो लाल रोटी बनेगी, मेहमान भी खुश हो जाएगा। हरी रोटी, लाल रोटी, गाजर के उससे बनाओ पीली रोटी होगी, मेहमान भी खुश हो जाएगा। 2 रोटी खाता होगा, 4 खाएगा, घर जाके बीमार हो जाएगा। वो भी फायदा, बीमार होना भी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए आप और सूप का पिए। रसीला फल,
फल भी 3 प्रकार के होते हैं। गरिष्ठ फल, सेमी गरिष्ठ और पाचक। मौसम्मी का जूस पाचक रस है, अंगूर पाचक है पर गरिष्ठ है, भारी है। संतरे का जूस, अब कुछ नहीं मिलता, निकाल लो खीरे का जूस, उसमें गुड़ मिला लो, शहद मिला लो, खीरे का जूस हो गया। परमात्मा ने 2 प्रकार के फल बनाए हैं, एक मीठे फल मधुर फल, एक अमधुर फल। लौकी अमधुर फल है, भिंडी अमधुर फल है। मैं आपको भविष्य में पढ़ाऊंगा। ये जड़ी बूटियां हैं। ताजी भिंडी 2 चबा चबा के खा लो, उसका जूस पी लो आधा गिलास, कभी बायोलॉजिकल इंपोर्टेंसी नहीं होगी। आप भिंडी को ऐसा छौंकते हो, मेरे गुरुदेव कहते थे, तुम नेचुरल खाद्य पदार्थ को उबालोगे, बीमारी तुम्हें उबालेंगी। तुम नेचुरल प्राकृतिक भोजन को, खाद्य पदार्थों को छौंकोगे, बीमारी तुमको छौंकेंगी। तुम प्राकृतिक नेचुरल फूड को तलोगे, बीमारी तुमको तलेंगी। आज हम इतने स्वस्थ और सुखी क्यों हैं? 80% मेरा भोजन आग का पका हुआ नहीं है, प्रकृति का पका हुआ है। कच्ची बोलते हो, अरे कहीं भिंडी कच्ची होती है, कहीं लौकी कच्ची, भगवान की बनी रसोई का है। हम लोग सब्जी की, हरी सब्जी खाते नहीं है, और खाएंगे तो छौंक मसाले जो हमारे औषधि विज्ञान है उसको आप तल के खाते हो। तलो, हमें क्या है, बीमारी आपको तलेंगी। तो इसलिए आहार, आप रसीली मौसम्मी लो, रसीला संतरा लो, और कुछ ना हो लौकी का रस निकाल लो, उसमें गुड़ मिला दो, क्या शहद मिला लो, फल का काम करेगा। फल की अंग्रेजी रिजल्ट होती है। क्या होती है? फल की अंग्रेजी क्या है? रिजल्ट। आप रिजल्ट चाहते हो और रिजल्ट खाते नहीं हो। इसलिए योग चिकित्सा, आहार चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, हर्बल चिकित्सा, ये मैंने आपको बताया कि बुखार कुछ नहीं, बुखार हमारा मित्र है। जो एलोपैथी के जनक हैं उन्होंने कहा है, यू गिव me फीवर, आई विल क्योर। क्योर और रिलीफ में अंतर है। गोली खा ली आपने, बुखार उतर गया, बड़े खुश, 2 घंटे बाद फिर आ गया, फिर 2 गोली खा लिया, बुखार ठीक, 2 दिन बाद फिर बुखार आ गया, फिर आपने गोली खा लिया। गोली देते हैं, गोली खाते हैं। अरे गोली दोगे तो गोली तो खाओगे ही। गोली देना माने धोखा देना। और आप प्राकृतिक तक बुखार होता रहिए नहीं। आप अगर बुखार आपने दबा दिया, गठिया हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, पैंक्रियाज डैमेज। जैसे किसी बर्तन में आप भाप बनाओ और ढक्कन बंद कर दो, ऊपर ठंडा पानी डाल दो, तो भाप बर्तन को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। या हम एब्डोमेन में ठंडक पहुंचा रहे हैं, जो बीमारी का कारण है मल उसे निकाल रहे हैं, पित्त को शांत निकाल रहे हैं, कफ को शांत कर रहे हैं। तो बुखार कल हम और आगे चर्चा करेंगे। संक्रमण बुखार भी ठीक हो जाता है नेचुरोपैथी प्लस से और आयुर्वेद के सहयोग से, योग साधना के सहयोग से। नेचुरोपैथी में योगासन न कर लेना। योग विद्या अधूरी है बिना प्राकृतिक चिकित्सा के, और प्राकृतिक चिकित्सा बिना योग साधना के, मैं योग नहीं बोलता हूँ, योग साधना बोलता हूँ। भगवान कृष्ण के अलावा किसी ने योग पर अच्छा नहीं लिखा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। इस श्लोक में मैंने परिवर्तन कर दिया। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, जो वर्तमान में योग पार्कों में चल रहा है, टीवी में चल रहा है,
सोशल मीडिया में चल रहा है, टांग नीचे सिर नीचे, कहाँ से कहाँ दिखाते लोग, समझते यही योग है, तो सर्कस योग है। तो इसकी अगर आपकी जो वर्तमान योग चल रहा है इससे लाभ उठाना है तो भोजन ठीक करो, शाकाहारी बनो, अपक्वाहारी बनो, मैक्सिमम भूखाहारी बनो, चबाहारी बनो, मिताहारी बनो। मल मूत्र का वेग आवे 100,000 काम निपटाओ। छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती हम लोगों को। हमका अच्छा नहीं लगा था, हम जब तक मसाला ना खाएं। खाओ मसाला, हमारे स्टाफ में कई लोगों का कभी फल खाओ, हम फल नहीं खाएंगे, न खाओ, हमें क्या है। तो इसलिए, और बिहार ठीक करो, बिहार लोग नहीं जानते, वो समझते बिहार माने बिहार ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रचर्या, मैथुनचर्या, अर्थचर्या। दुकान 11 बजे बंद होंगी, लो अब दुकान 11 बजे बंद होंगी तो 12 बजे आएगा, फिर खाना खाएगा और बीमार हो जाएगा। 9 बजे दुकान, मॉरिशस में दुकानें 6 बजे बंद हो जाती हैं, वहां पर 6 बजे लॉक। यहाँ दुकानें खुल, अरे दुकान भाई जल्दी खोल दो, 9 बजे खोल दो, आदमी अपने आप 4 बजे उठेगा। है? पहले पैसा कमाते हो, स्वास्थ्य नाश करके पैसा कमाते हो, और फिर जब स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है तो पैसा लगाते। पैसे से स्वास्थ्य नहीं आएगा, डॉक्टर मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, स्वास्थ्य तो आपको प्राकृतिक तरीकों से ठीक होगा। तो ज्वर मिटाने की है, कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और ये 5 लेक्चर आप सुनिए, ये मैं चिकित्सक बनाने के लिए बोल रहा हूँ। अरे साहब आधा घंटा बोला करिए भैया, मस्त हो, हमें क्या करना है। मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 145 साल है और संयमित उम्र 99 साल है। इसके पहले मरते हैं या बीमार होते हैं तो जाने अनजाने कोई गलती हो रही है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको जो पूछना हो कमेंट में लिख दीजिए। मेरी वेबसाइट है anandyoga.com, colorblindsurecure.com, anandyoga.com, colorblindsurecure.com, ई-लाइब्रेरी anandyoga.com में जाइए, सारी किताबें डाली जा रही, जो मेरी 50 किताबें हैं सब मैं डलवा रहा हूँ धीरे धीरे। आप पढ़िए, समझिए, नेचुरोपैथ बनिए, योग शिक्षक मत बनिए, योग साधक बनिए, योग साधक बनिए, हर्बल थेरेपिस्ट बनिए, मैग्नेट थेरेपिस्ट बनिए, लाफिंग थेरेपिस्ट बनिए, सम कॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी बनिए। अपने को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, इस मानवता को बचाओ। धन्यवाद, आशीर्वाद। कल मिलेंगे।